हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लीक नेशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। जैसे कि हमने कल स्टडी किया था कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था हमारा एव ऑफ इंडिपेंडेंस वो कैसा था, तो हमने उसके दो लिए थे, मतलब कि दो कंपोनेंट्स थे उसके। एक तो था कि डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, उसकी वजह से मतलब हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो बिल्कुल पिछड़ गया था, और दूसरा जो हमारा मेन कंपोनेंट है वो है ब्लीक या नेशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। यानी कि जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी, जो नई नई इंडस्ट्री सेटअप हुई, उनकी जो ग्रोथ हुई ना वो बहुत ज़्यादा नोशनल थी, यानी बहुत ज़्यादा लो थी, ब्लीक थी। यानी कि मॉडर्न इंडस्ट्री आई तो सेटअप तो की गई लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं हो पाई, वो बिल्कुल लो ग्रोथ रही, उनकी बिल्कुल नोशनल ग्रोथ रही। वो कैसे रही, चलो आज हम स्टडी करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। कहते हैं ब्लीक नेशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। Under the British Raj, modern industry saw only a bleak growth. It was only in second half of the 19th century that the modern industry showed its emergence. कहते हैं कि ब्रिटिश राज के अंदर मॉडर्न इंडस्ट्री में देखा गया था कि बहुत ज़्यादा, यानी जो ग्रोथ थी वो बहुत कम थी, स्लोली हो रही थी, लो ग्रोथ थी। और ये जब 19th सेंचुरी का सेकेंड हाफ चल रहा था उस टाइम मॉडर्न इंडस्ट्री ने अपनी एमरजेंस शो की थी। 3 ऑब्जर्वेशन नीड टू बी नोटेड इन दिस रिगार्ड। 3 ऑब्जर्वेशन अभी हम नोट करेंगे इस रिगार्ड में। फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो है सम इंडस्ट्रीज वर एस्टेब्लिश्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। कहता कुछ जो इंडस्ट्रीज थी ना वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने सेटअप की। दीज इंक्लूडेड आयरन एंड स्टील। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वॉज फाउंडेड इन 1907। कहता है ये जो आयरन एंड स्टील कंपनी थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की 1907 में की गई थी, सेटअप की गई थी। शुगर, सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्रीज भी उसी टाइम, यानी कि कुछ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ने सेटअप की ये सारी इंडस्ट्रीज। दीज वर एस्टेब्लिश्ड इन द वेक ऑफ वर्ल्ड वाइड स्कार्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर्स 1 and 2। कहता है वर्ल्ड वॉर 1 and 2 होने के वजह से इंडस्ट्रियल गुड्स बहुत ज़्यादा स्केयर हो गया पूरे वर्ल्ड में, तो इसकी वजह से यानी वर्ल्ड वाइड स्कार्सिटी आ गई इंडस्ट्रियल गुड्स में। उसको पूरा करने के लिए ये इंडस्ट्री सेटअप की गई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, शुगर, ये सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्रीज, ये सारी इंडस्ट्री सेटअप तो की लेकिन इसमें पब्लिक इन्वॉल्व नहीं थी, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने इनको सेटअप किया। सेकेंड में कह रहा है द स्टेट पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज लिमिटेड। जो इंडस्ट्री थी वो थी तो मॉडर्न, यानी कि मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप तो की गई लेकिन उनके अंदर केवल जैसे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स पैसा लगा रहे हैं तो वहाँ पे स्टेट का पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं रहा, गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहा। केवल जो लोग लगा रहे थे पैसा उसमें वही लगाते रहे। इट वॉज कन्फाइंड टू सच स्ट्रेटेजिक एरियाज लाइक रेलवेज एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच हेल्प एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। देखो यहाँ पे मतलब ब्रिटिशर्स ने पहले ही स्ट्रेटेजी अपना ली थी कि उन्होंने सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, तो इसकी वजह से उन्होंने रेलवे को और कम्युनिकेशन के मीन्स को डेवलप किया था। तो उसके साथ क्या हुआ था कि ब्रिटिश का प्रोडक्ट्स जो थे वो ज़्यादा एक्सपैंड हो रहे थे, हर जगह वही फैले हुए थे, तो लोगों को लग रहा था, यानी इंडियन लोगों को लग रहा था कि इट्स ओके, हम इनके थ्रू अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं, यानी हमारी नीड्स एंड वांट्स ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के थ्रू भी तो कंप्लीट हो सकते हैं। तो क्या ज़रूरत है हम अपने इंडिया के अंदर इंडस्ट्री सेटअप करें और फिर वो सारा कुछ काम करें। तो जो स्टेट पार्टिसिपेशन था ना वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर स्टेट का पार्टिसिपेशन लिमिटेड रहा। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारी ब्लीक ग्रोथ हुई। थर्ड में कह रहा है देयर वाज नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वर्थ द नेम। कहता है कैपिटल गुड्स के नाम पे तो कोई इंडस्ट्री सेटअप ही नहीं की गई। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री प्रोड्यूस गुड्स लाइक मशीन्स एंड इंडस्ट्रियल प्लांट्स, यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जो मशीन्स, इंडस्ट्रियल प्लांट्स प्रोड्यूस करे विच आर यूज्ड फॉर फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर मशीन्स, इंडस्ट्रियल प्लांट्स वगैरह ये अगर प्रोड्यूस किए जाते तो क्या होता, अलग से इंडस्ट्री फिर सेटअप करते हैं हम इनको चलाने के लिए, यानी मशीनरी सेटअप करते हैं नई इंडस्ट्री में। लेकिन क्या हुआ, कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री को तो सेटअप ही नहीं किया गया। इन द एब्सेंस ऑफ दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया रिमेन लॉपसाइडेड। और इसी इंडस्ट्री के एब्सेंस में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था इंडिया के अंदर वो एक तरफ रह गया, यानी कि कुछ हुआ नहीं, उसका न डेवलप हुआ, वो एक साइड रह गया। तो ये तीनों कंपोनेंट्स यहाँ पे बताए गए कि पहले कंपोनेंट्स में हमने स्टडी किया था कि किस तरीके से केवल प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ने ही अपनी इंडस्ट्री सेटअप की, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी,
उसके बाद स्टेट का पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं रहा। और थर्ड में कह रहा है कि कैपिटल गुड्स की कोई भी इंडस्ट्री सेटअप नहीं की गई। अगर कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री सेटअप नहीं की गई तो इसका मतलब कोई मशीन्स, कोई और प्लांट्स वगैरह तो हुए ही नहीं प्रोड्यूस। अगर वही नहीं प्रोड्यूस होंगे तो फिर गुड्स आगे फर्दर प्रोड्यूस करने के लिए अगले इंडस्ट्री सेटअप ही नहीं की गई। तो क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था इंडिया के अंदर वो एक साइडेड रह गया। The briefly industrial sector on the eve of independence revealed 4 core characteristics pointing to its backwardness and limited growth। कहता है इंडस्ट्रियल सेक्टर eve of independence से पहले का जो सेक्टर था वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को पॉइंट आउट करता है किस तरीके से, यानी हमारा ये सेक्टर पिछड़ा और इसकी बस लिमिटेड ग्रोथ हुई। सबसे पहला रीजन बता रहा है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वो सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को सिस्टमेटिक डिस्ट्रॉय किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इट वाज लार्जली ओविंग टू द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके बारे में हमने पहले बहुत अच्छे से डिस्कस किया। क्या किया था उन्होंने, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय किया। किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया था, कहते रहे वो, यानी हैंडीक्राफ्ट वाले मतलब जो बेचारे आर्टिस्ट थे वो बनाते रहे, मतलब कि हाथों से अपना सारा काम करते रहे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आके बीच में क्या किया, यहाँ से इंपोर्ट करती रही रॉ मटेरियल को और उधर से फिनिश्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करती रही। यानी कि उसने क्या किया, उसने किया यहाँ पर हमारे यानी जो यहाँ वाला प्रोडक्ट था यानी हैंडीक्राफ्ट्स जो गुड्स था उसके साथ उसने किस तरीके से उसको डिस्ट्रॉय किया वो आपको पता है कि उसने डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी लगा दी थी। परसों की उसने क्या किया डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी में, यानी कि अगर यहाँ से जाएगा सामान फिनिश गुड्स यानी जो हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स अगर यहाँ से जाएंगे तो उन पे हैवी ड्यूटी लगेगी। हैवी ड्यूटी लगेगी तो जाहिर सी बात है वो हाई रेट के हो जाएंगे। अब उनको कौन परचेज करेगा, वहाँ पे कोई परचेज नहीं करने वाला। लेकिन वहाँ से आने वाला फिनिश गुड्स पे यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगने वाला, कोई हैवी ड्यूटी नहीं लगने वाले। तो सभी किसको परचेज करेंगे, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को। तो इसी वजह से पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बिल्कुल सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय किया। सेकेंड, मॉडर्न इंडस्ट्री शोड अब्लिक एक्सपेंशन। अभी हमने बताया कि जो मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप तो हुई लेकिन उनकी लो ग्रोथ के साथ हुई। इट वॉज बाय एंड लार्ज रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज। और ये इसलिए था क्योंकि उन्होंने ज़्यादा एक्सपेंड किसको किया, रेलवे को किया। इट हेल्प एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन मार्केट फॉर द ब्रिटिश मार्केट प्रोडक्ट्स। कहते हैं उन्होंने ना रेलवे को सेटअप तो किया लेकिन जो ये रेलवे का सेटअप हुआ था ना ये बस इसलिए था कि इंडिया के मार्केट के अंदर ब्रिटिश का प्रोडक्ट्स आ सके। इसके अलावा उनका कोई वो नहीं था कि जो रेलवे है वो इंडिया के लोगों के लिए भी, उनके वेलफेयर के लिए भी काम आ सके। थर्ड में कह रहा है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री विच इज द कोर एलिमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। अगर हमें चाहिए था कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री सेटअप की जाती, तो वो तो सेटअप ही नहीं की गई, वो तो नॉन एग्जिस्टेंस में रही। तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए नहीं हो पाया, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहीं कर पाया। फोर्थ पॉइंट में कहता है व्हाइल द ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट्स वर डिकेइंग मॉडर्न इंडस्ट्री रिमेन्ड इन एन इन्फेंट स्टेज। कहते क्या हुआ कि जो हमारा इंडिया की इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो स्टार्टिंग में डिके हो रही थी, यानी वो कम होती जा रही थी, उसका बिल्कुल से यानी इन्फ्लुएंस बिल्कुल खत्म होता जा रहा था। दूसरी तरफ जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी वो इन्फेंट स्टेज पे थी, यानी बच्चों वाले स्टेज पे थी, बिल्कुल अभी तो शुरुआत हुई थी उसकी। दिस अगेन पॉइंटेड टू द बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विद अ लिटिल और नो एविडेंस ऑफ डायनेमिक चेंज। और इसने दोबारा से अलग से हमें पॉइंट आउट किया कि हम फिर से पिछड़ गए, इंडियन इकोनॉमी फिर से बैकवर्डनेस थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और वहाँ पे बिल्कुल नो चांसेस थे कि अभी कोई इसके अंदर चेंज आने वाला है, या थोड़े बहुत चांसेस थे। तो इस तरीके से ये पूरा आज जो हमने किया है वो यही बताना चाह रहा है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, पहले एग्रीकल्चर सेक्टर हमने किया था वो भी बैकवर्ड एज वेल एज स्टैग्नेंट था। यहाँ पर भी बैकवर्डनेस तो पूरी तरीके से शो की जा रही है और स्टैग्नेंट भी है, क्योंकि अभी कोई चांसेस नहीं लग रहा था कि अभी इसके अंदर गवर्नमेंट कुछ इनिशिएट लेगी या फिर इसको ऊपर उभारेगी, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री सेटअप करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। तो इस तरीके से मतलब अलग से दिखाई दे रहा था कि इंडिया की इकोनॉमी उस टाइम की बैकवर्डनेस थी, यानी बिल्कुल बैकवर्ड हो चुकी थी। और अभी कोई चेंजेस आएगा इस बारे के, इसका भी कोई साइन वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा था। तो ठीक है, आज हमने ये स्टडी किया। मेन तो हमारा यही था कि मॉडर्न इंडस्ट्री जो थी वो उस टाइम की नोशनल ग्रोथ पे थी मॉडर्न इंडस्ट्री। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।